Hello everyone, this is Roli Pandey. This is 14th year PYQ of English Pedagogy for CTET. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, A teacher divides her class into groups of 5 and allocates different themes to the groups. The groups have to collect information on the themes and write reports to be presented to the class. What is this activity known as? एक टीचर ने क्या किया, अपने क्लास को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उसके बाद हर एक ग्रुप को एक थीम दे दी। अब उस थीम के लिए बच्चों को क्या करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसके बाद उस पर रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे क्लास में प्रेजेंट करना है। तो इस तरीके की एक्टिविटी को क्या कहा जाएगा? रिसर्च बोलेंगे, असाइनमेंट बोलेंगे, प्रोजेक्ट वर्क बोलेंगे या फिर राइटिंग वर्क बोलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, इसको प्रोजेक्ट वर्क बोलेंगे। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें कुछ ना कुछ इनपुट और आउटपुट डिसाइड किया जाता है, किस चीज के लिए? किसी ना किसी स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए या फिर किसी ना किसी स्पेसिफिक आउटकम के लिए, तब उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं। इनपुट क्या हुआ? टीचर ने पहले 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उसके बाद हर ग्रुप को एक थीम प्रोवाइड कर दी। आउटपुट क्या था कि बच्चों को उस थीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, उसके बाद उस पर रिपोर्ट तैयार करना था और उसका स्पेसिफिक आउटकम क्या था, उसके बाद टीचर में क्लास में उसको प्रेजेंट करना था। तो ये क्या हो गया? इन तीनों चीजों का मिल करके कौन सी एक्टिविटी बनती है? प्रोजेक्ट वर्क बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स, मतलब राइटिंग का जो प्रोसेस अप्रोच होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, तो उसमें कहा है कि आपको लाइन वाइज लगाना है ये कौन सा स्टेप कब आता है। पहले है राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, फिर रिवाइजिंग। समझ लीजिए, उसके बाद क्या होता है, कोई भी चीज अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें एक हेजिटेशन होती है या फिर थोड़ा बहुत डाउट रहता है कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, कौन से आइडियाज के साथ स्टार्ट करना है। तो इसलिए सबसे पहले क्या की जाती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है? एक रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है। किस चीज का? अपनी आइडियाज से रिलेटेड, थॉट से रिलेटेड, कि कौन सी थॉट्स के साथ, कौन सी आइडियाज के साथ हमको स्टार्ट करना है। तो पहला स्टेप क्या हो गया? ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, जिसमें रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है जो भी राइटिंग करनी है। उसके बाद रफ ड्राफ्ट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको लिखना है, उसकी आउटलाइनिंग की जाती है। तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया? आउटलाइनिंग। उसके बाद आउटलाइन करने के बाद रिवाइज किया जाता है कि जो कुछ भी लिखा है उसमें से क्या रखना है, क्या हटाना है। रिवाइज करने के बाद प्रूफ रीडिंग की जाती है, मतलब कि 100% उस चीज को दिया जाता है कि हाँ अब यही हमको फाइनल लिखना है। तो प्रूफ रीडिंग करने के बाद क्या किया जाता है? फाइनल राइटिंग की ड्राफ्टिंग की जाती है कि फाइनली उस चीज को कैसे पब्लिश करना है। तो फाइनल राइटिंग की ड्राफ्टिंग लास्ट में की जाती है। तो राइट स्टेप्स क्या हो गए? सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर आउटलाइनिंग, फिर रिवाइजिंग, फिर प्रूफ रीडिंग, उसके बाद ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकसेस ऑन आउटकम एंड अचीवमेंट बेस्ड असेसमेंट, मतलब कंटिन्यूअस असेसमेंट मेनली किस चीज पर फोकस करता है? आउटकम और अचीवमेंट बेस्ड असेसमेंट होता है, या फिर फॉर्मल असेसमेंट होता है, या फिर इनफॉर्मल असेसमेंट होता है, या फिर इनफॉर्मल एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है वो इनफॉर्मल होता है। कंटिन्यूअस असेसमेंट किस चीज से किया जाता है? स्कूली या फिर स्कूल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनका जो कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, उसी को कंटिन्यूअस असेसमेंट कहते हैं। ये इनफॉर्मल होता है और कॉम्बिनेशन होता है फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों का। समेटिव क्या है? मतलब फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है? जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक होता है जो कोई नई यूनिट पढ़ाई जा रही है, नई यूनिट पढ़ाने के बाद कोई नया चैप्टर पढ़ाया, नया चैप्टर पढ़ाने के बाद पढ़ाने के बीच में ही बच्चों से क्वेश्चन कर लिया गया, ये पता करने के लिए कि बच्चों को चैप्टर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग।
और एक होता है कि ईयरली एग्जाम्स लिए जाते हैं, ईयरली असेसमेंट किया जाता है, मतलब खत्म हो गया तो बच्चों ने कितना सीखा उस चीज का असेसमेंट किया जाता है, या फिर यूनिट खत्म होने के बाद उसका टेस्ट लिया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, तो वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसे में एक को बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, एक को बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। कंटिन्यूअस असेसमेंट किस चीज पर फोकस करता है? इनफॉर्मल होता है, और फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों टाइप के असेसमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्री रीडिंग एक्टिविटी इन क्लास इज टू। जो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो प्री रीडिंग कराई जाती है, तो प्री रीडिंग एक्टिविटी क्लास में कराई जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? इनेबल लर्नर्स टू नो अबाउट द स्टोरी विच दे वुड रीड अहेड। आगे जो वो कहानी पढ़ेंगे उसी के बारे में बता दिया जाता है? नहीं। कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विद व्हाट शी लर्न्स इन द रीडिंग टेक्स्ट। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्री रीडिंग किस लिए कराई जाती है? प्री रीडिंग इसलिए कराई जाती है कि बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया जाने वाला है उससे रिलेटेड बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उससे उनको अवेयर करा दिया जाए, क्योंकि जब पहले ही जिस कॉन्टेक्स्ट में वो चैप्टर है उस कॉन्टेक्स्ट से अपनी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट कर लेंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वजह से प्री रीडिंग कराई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। प्री रीडिंग किस लिए होती है? जो भी पढ़ाना है उसके लिए प्रीवियस नॉलेज को बच्चों को कनेक्ट किया जा सके, इसी वजह से प्री रीडिंग कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पेडागोजिकल ग्रामर इज ग्रामर विद फॉर्मल रूल्स टू बी अप्लाइड वाइल राइटिंग, या फिर ग्रामर ऑफ पेडागोजी, या फिर ग्रामर फॉर टीचर्स, या फिर ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विद रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ग्रामर तो पढ़ाना है, ग्रामर के रूल्स भी पढ़ाना है, लेकिन इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे उसको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकें, क्योंकि कोई भी चीज जब बच्चों की रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाई जाती है तो वो चीजें वो आसानी से सीख जाते हैं। इस वजह से ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, जिस संदर्भ में ग्रामर को सिखाना है पढ़ाना है उसी संदर्भ में ग्रामर के पॉइंट्स को रियल लाइफ से कनेक्ट कर दिया जाए तो बच्चे ग्रामर सीख जाते हैं। इसी को पेडागोजिकल ग्रामर कहते हैं। तो 5 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृत इन इंडिया टुडे इज अ हिंदू लैंग्वेज है, या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड अ क्लासिकल लैंग्वेज, या फिर रिलीजियस लैंग्वेज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। संस्कृत इंडिया में आज के टाइम में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी है और क्लासिकल लैंग्वेज भी है, और क्लासिकल लैंग्वेज में इतने सारे साहित्य लिखे जा चुके हैं जितने की लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेंगे। कई सारे लैटिन और ग्रीक आर्किटेक्ट तो ऐसे भी हैं या फिर ऐसे साहित्य भी हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन ही हुआ है, जो संस्कृत में लिटरेचर्स लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो तो है, मतलब पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इंग्लिश ने अपनी जगह नहीं बनाई है या फिर नहीं पाई है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, ये नहीं है। सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज भी स्कूल करिकुलम में यूज कहीं कहीं होती है, तो ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। मतलब कि अभी तक स्कूल के करिकुलम में फर्स्ट लैंग्वेज की तरह इंग्लिश ने अपनी जगह नहीं बनाई है। क्वेश्चन हमारा, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स प्रमोटिंग ऑफ लैंग्वेजेस थ्रू कंटेंट लर्निंग, या फिर लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस इन स्कूल। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब ही यही होता है जब मोर देन 2 लैंग्वेजेस किसी को आती हो तो उसको मल्टीलिंगुअल कहते हैं। तो जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो एज अ रिसोर्स कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस इन स्कूल, या फिर यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स एज अ स्ट्रेटेजी इन स्कूल। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स का मतलब होता है कि जो लर्नर की लैंग्वेजेस हैं उनको एज अ स्ट्रेटेजी स्कूल में यूज किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मैच द टाइप्स ऑफ राइटिंग विद देयर करेस्पॉन्डिंग कैटेगरी। पर्सनल राइटिंग, ये क्या होता है? पर्सनल राइटिंग को डायरी राइटिंग कहा जाता है। ए का सेकेंड,
स्टडी राइटिंग को क्या बोलते हैं? साइनॉप्सिस राइटिंग बोलते हैं, तो बी का थर्ड। क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है? ट्रेवलॉग के लिए जो लिखा जाता है, मतलब जो भी लिटरेचर से रिलेटेड होती हैं चीजें, लिटरेचर से रिलेटेड है, पोएट्री से रिलेटेड है, कोई बुक पब्लिश किया जा रहा है उसकी राइटिंग से रिलेटेड है, तो ये सब ट्रेवलॉग होता है, किसमें आता है? क्रिएटिव राइटिंग में आता है। पब्लिक राइटिंग में क्या आएगा? लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, जो कंप्लेंट वगैरह के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो होती है पब्लिक राइटिंग। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, स्टूडेंट्स आर नॉट ऑर्गेनिजम्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सीज देम एज अ होल पर्सन। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि बच्चों को होल पर्सन की तरह देखता है? एसएलटी या फिर साइलेंट वे या फिर सीएलएल या फिर सीएलटी। ये है सीएलएल, जिसमें कि बच्चों को एज अ होल पर्सन देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेजेस। वो कौन सा मेथड है जिसमें कि फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है? क्लासिकल मेथड या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या फिर ओल्ड मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड? तो वो है डायरेक्ट मेथड, जिसमें कि बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है। डायरेक्ट जिस लैंग्वेज को पढ़ाना है उसी लैंग्वेज को यूज किया जाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होती है? टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती हैं। पहली चीज तो डायरेक्ट जो रूल्स हैं फॉरेन लैंग्वेज के उनको बताया जाता है, और इसमें कौन से अप्रोच से पढ़ाया जाता है? इसमें इंडक्टिव अप्रोच यूज की जाती है। डायरेक्ट मेथड में इंडक्टिव अप्रोच यूज किया जाता है। ठीक, डायरेक्ट रूल्स पढ़ाए जाते हैं, रूल्स के बाद एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। सेकंड में क्या होता है कि कम्युनिकेशन होता है, वो उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जो लैंग्वेज सिखाई जा रही है। जो सेकंड लैंग्वेज है या फिर जो टारगेट लैंग्वेज है या फिर जो फॉरेन लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड की चीज क्या है कि उस चीज पर क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, ये होता है डायरेक्ट मेथड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 words have identical sound and spelling but not related in meaning। 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिसका साउंड भी सेम है, स्पेलिंग्स भी सेम है, लेकिन मीनिंग सेम नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलेंगे? ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं होमोनिम्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज टू। बॉटम अप मतलब क्या हो गया? नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब कि किसी की शुरुआती से या फिर बेसिक चीज से लेकर के उसके हायर लेवल तक जाना, इसको बॉटम अप प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब कि अगर लैंग्वेज सीखनी है तो लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले शुरुआत कहां से किया? साउंड सीखा। साउंड सीखने के बाद उस साउंड को कंबाइन करके सिलेबल्स और वर्ड्स सीखे। अब वर्ड्स भी सीख लिया, उसके बाद फ्रेजेस सीखे, सेंटेंसेस सीखे। ये सारी चीजें, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बॉटम अप प्रोसेसिंग। साउंड से स्टार्ट किया था, बेसिक चीज से, फिर साउंड से वर्ड्स बनाना सीखा, वर्ड्स बनाने से फ्रेजेस बनाने सीखे, फ्रेजेस बनाने से सेंटेंसेस बनाने सीखे। तो ये क्या हो गया? बॉटम अप प्रोसेसिंग हो गई। इसमें क्या होता है? यूज मल्टीपल वेज टू डिकोड द मैसेजेस, या फिर डिकोड मैसेजेस मूविंग साउंड्स टू वर्ड्स, वर्ड्स टू फ्रेजेस, फ्रेजेस टू क्लॉजेस, क्लॉजेस टू अदर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स टू सेंटेंसेस। तो राइट ऑप्शन इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। अब एक बोनस क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन अ टीचर यूजेस रियालिया टू टीच वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अगर टीचर रियालिया का यूज कर रही है वोकैबुलरी और ग्रामर पढ़ाने के लिए, तो उसका मतलब क्या है कि यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड रियल लाइफ सिचुएशंस, या फिर यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या फिर टीचिंग थ्रू ट्रू स्टोरीज, या फिर यूजिंग रोल प्ले एज अ लर्निंग डिवाइस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। रियालिया का मतलब ही क्या हो गया? रियल लाइफ रिलेटेड सिचुएशंस। जब रियल ऑब्जेक्ट्स
रियल एक्शंस और रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू बच्चों को वोकेबलरी और ग्रामर पढ़ाया जाता है, या फिर रियल लाइफ चीजों से कनेक्ट करके कोई चीज पढ़ाई जाती है, तो इसका मतलब वो किस चीज का यूज कर रही है, रियालिया का यूज कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ये थे हमारे 16 क्वेश्चंस ऑफ 14th PYQ ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।